नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। गाइस, यूपी पुलिस या यूपी पीईटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जीके एंड जीएस की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ये हमारी क्लास नंबर 72 है। इसकी पहले हमने 71 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। नहीं देखा तो इस चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा, जाकर के आप फड़ी क्लास को क्रम के अनुसार अच्छे ढंग से देख सकते हैं। फिलहाल चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे भाई देखो, विश्वास ही एक ऐसी शक्ति है जिससे उजड़ी दुनिया में फिर से प्रकाश लाया जा सकता है। इसीलिए खुद पर भरोसा रखें और चलते रहें। बात जो लिखी गई है गाइस, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात लिखी गई है। क्योंकि अगर आपको अपनी मेहनत पर विश्वास है तो ये मानकर चलो आपका सिलेक्शन आपकी मुट्ठी में है। ये मानकर चलो मेरे प्यारे भाई कि इस बार आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन कब? जब आपको अपनी मेहनत पर विश्वास होगा तब। तो वही बात यहाँ पर भी लिखी गई है कि विश्वास एक ऐसी शक्ति है जिससे उजड़ी दुनिया में फिर से प्रकाश लाया जा सकता है। इसीलिए खुद पर विश्वास रखें, खुद पर भरोसा रखें और चलते रहें। मेरे प्यारे भाई, आइए इसी आशा जोश उम्मीद के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने पहला क्वेश्चन रखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और जो भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो एक बार लाइक ज़रूर कर देंगे। और गाइस, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी प्यारे भाई बहन तक साझा भी कर लिया करें। चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, मैं ऑप्शन भी बोल दिया करूंगा क्योंकि गाइस थोड़ी क्वालिटी यहाँ पर सही नहीं है क्वेश्चन की, तो मैं ऑप्शन भी बोल दिया करूंगा। क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन है आपके सामने मुंबई, पूना, नागपुर या सतारा। देखो गाइस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में। किसने की? तो वो ह्यूम के द्वारा किया गया था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है तो याद रखिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई? मुंबई में। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। तो जो भी डियर प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है कि राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव जो है ये किसने प्रारंभ किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावनाएं भी बन रही हैं। देखो, राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव जो है गाइस ये किसने प्रारंभ किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया। कब किया? तो याद रखिएगा ये किया था उन्होंने 1894 में। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, इन्होंने शिवाजी उत्सव की जो शुरुआत है ये 1894 में रायगढ़ किला या फोर्ट रायगढ़ से शुरू किया इन्होंने और 1905 तक ये जापान तक पहुंच गए थे। तो वहीं गणेश उत्सव की बात की जाए तो इसकी शुरुआत जो है ये 1896 में की गई, या कहा जाए तो 1896 में इसको ज़्यादा महत्व दिया गया। तो मुख्य रूप से मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया कि इसको प्रारंभ किसने किया? तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक ने। कब प्रारंभ किया? तो याद रखिएगा 1894 में। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अगला आपके सामने कि शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम। माय डियर फ्रेंड्स, फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट आंसर दीजिए। देखो, शेर शाह का मकबरा जो है गाइस ये है कहाँ पर? अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है तो याद रखिएगा ये है बिहार के सासाराम में। कहाँ पर है माय डियर फ्रेंड्स? बिहार के सासाराम में है। और एक बात आप और याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि शेर शाह का मकबरा जो है ये कब बनकर तैयार हुआ, तो याद रखिएगा ये जो है गाइस 16 अगस्त 1545 को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। तो आपसे मुख्य रूप से क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, कहाँ पर है? तो याद रखिएगा बिहार के सासाराम में। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं भी ज़्यादा बनती हैं। अगला आपके सामने गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। महमूद गजनवी के आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? महमूद गजनवी के आक्रमण में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो है ये कौन सा था? देखो गाइस, जो महमूद गजनवी है इसके आक्रमण में सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था तो वो था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। सोमनाथ मंदिर पर इन्होंने आक्रमण किया था गाइस, वहाँ से इन्होंने सारे धन दौलतों को लूट लिया था। कब किया था? तो ये भी आप याद रखिएगा 1025 में किया गया था।
ओके, तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था, तो याद रखिएगा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है ये कहाँ पर हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। वैसे भी मैंने आप सभी को इसकी एक ट्रिक बता रखी है, गौतम बुद्ध के 4 क्वेश्चन याद रखने की बहुत बेहतरीन ट्रिक है कि गौतम जन्मे लुम्बिनी, यानी गौतम बुद्ध जी का जन्म जो लुम्बिनी में हुआ। बोध गया में ज्ञान, इन्होंने ज्ञान जो है कहाँ पर प्राप्त किया, तो बोध गया में। सारनाथ में सीख दी, यानी इन्होंने उपदेश कहाँ पर दिया, तो सारनाथ में। और कुशीनगर में जाने, यानी कुशीनगर में इनकी मृत्यु या कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हो गया। तो गाइस अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो अभी आपने देखा मेरे प्यारे भाई कि बोध गया में ज्ञान, यानी कि बिहार की गया में। तो बोध गया जिसे हम उरुवेला के नाम से भी जानते हैं, बोध गया में निरंजना नदी के तट पर महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ओके, तो अब यहाँ पर आप ये भी याद रखिएगा कि किस नदी के तट पर, तो निरंजना नदी तट पर। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है यह किस नदी के तट पर हुई, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई निरंजना नदी के तट पर। कहाँ पर, तो ये हुआ था बिहार के बोध गया। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी डियर प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चित्रकला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन थे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चित्रकला की बंगाल शैली के अग्रदूत कौन थे। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा अवनींद्र नाथ ठाकुर। जो भी यहाँ पर बता रहे हैं मेरे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर अवनींद्र नाथ ठाकुर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि नृत्य के मोहिनीअट्टम रूप का विकास जो है ये कहाँ से हुआ था। देखो मैं थोड़ा गाइस फास्ट यहाँ पर करवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोचा है कि कम से कम आपके पूरे क्वेश्चन कवर कर लिए जाएं। तो अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा तेज करवा रहा हूँ, तो आप स्पीड को थोड़ा स्लो कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आंसर देख करके उसके बाद अपना मिलान कर सकते हैं। गाइस इसकी PDF जो है ये आपको कहाँ पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय एडमिशन पर मिल जाएगी, जाकर के आप टेलीग्राम पर चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है कि नृत्य के मोहिनीअट्टम रूप का विकास जो है ये कहाँ से हुआ। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा केरल से। तो जो भी यहाँ पर प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे केरल, बिल्कुल राइट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला है कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुंदरवन का डेल्टा जो है ये कौन सी नदी बनाती है। इसका आंसर आप बताएंगे गंगा, ब्रह्मपुत्र, या गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर, या कृष्णा और कावेरी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई सुंदरवन का डेल्टा जो है ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर के बनाती हैं। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है। दैट मीन्स है वह मेरे प्यारे भाई कि किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा, या फिर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा वर्षा होने में सबसे अधिक वर्षा भी होती है औसतन में। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई 200 से लेकर के 250 सेमी तक की वर्षा भी होती है औसत में बात की जाए। और अगर साल भर बात की जाए तो वो हो जाएगा भूमध्य सागरीय में। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, वो हो जाएगा गाइस यहाँ पर भूमध्य रेखीय। ठीक है, भूमध्य रेखीय होगा, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर सागरीय नहीं बल्कि रेखीय होगा। तो ध्यान रखिएगा सागरीय नहीं होगा, रेखीय होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पर ज्वालामुखी दिए गए, यहाँ पर उनसे संबंधित स्थान, जैसे पहला ऑप्शन है एटना। एटना ज्वालामुखी इटली में है, याद रखिएगा बिल्कुल सही है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान में है, ये भी सही है। पोपा ज्वालामुखी जो है म्यांमार में, ये भी सही है। और क्राकाटोवा ज्वालामुखी जो है गाइस ये इंडोनेशिया में है, लेकिन इंडोनेशिया में मुख्य रूप से नहीं, बल्कि जो गाइस ये ज्वालामुखी है ना, ये जावा और सुमात्रा द्वीपों के बीच जो सुंडा स्ट्रेट है वहाँ पर है। ठीक है, हालांकि सुंडा स्ट्रेट जो है गाइस इंडोनेशिया में ही है, लेकिन सुंडा स्ट्रेट में है मुख्य रूप से। तो यहाँ पर आपका जो सुमेलित नहीं है वह क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर निर्धारक है।
या फिर कहा जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक जो है ये कौन होते हैं? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य सरकार, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखो न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक जो है गाइस ये कृषि लागत और मूल्य आयोग होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर, अब आपको ऑप्शन देखने के बाद आंसर देना है, जल्दबाजी नहीं करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर, देखो बैंक दर जो है ये ब्याज की वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक को ऋण प्रदान करता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक जो है गाइस जो वाणिज्यिक बैंक को ऋण प्रदान करता है यानी उसको कर्ज देता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वालिटी का है, समझने के बाद आंसर देना है। देखो भारत सरकार के बजट में कुल घाटे में अगर सबसे ज़्यादा योगदान कहा जाए किस घाटे का, तो वो है गाइस राजकोषीय घाटा। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? राजकोषीय घाटा। जो भी डियर प्यारे भाई यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकोषीय घाटा। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। भारत में अधिकतम बेरोजगारी कैसी है? भारत में अधिकतम बेरोजगारी कैसी है? तकनीकी, चक्रीय, घर्षणात्मक या फिर संरचनात्मक? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इसको आंसर आप बताएंगे। भारत में अधिकतर बेरोजगारी या अधिकतम बेरोजगारी कैसी है? वो है गाइस संरचनात्मक। राइट आंसर हो जाएगा संरचनात्मक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कुटीर ज्योति योजना जो है यह किससे संबंधित है? कुटीर ज्योति योजना जो है यह किससे संबंधित है? इसका आंसर आप बताएंगे। देखो कुटीर ज्योति योजना, वैसे भी अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो वैसे भी आप समझ सकते हैं। कुटीर मतलब होता है मेरे प्यारे भाई, कहा जाए तो कुटीर वर्ग या कहा जाए तो कुटियों में रहने वाले यानी गरीबी क्षेत्र में रहने वाले। और ज्योति योजना, ज्योति का मतलब हुआ मेरे प्यारे भाई प्रकाश, यानी उनको गाइस लाइटिंग या कहा जाए तो बिजली या विद्युत की सुविधाएं प्रदान करना। अगर आप वैसे भी ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं तो देखो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से संबंधित है कुटीर ज्योति योजना। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने आंसर पर सही टिक भी कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। मैं 2 सेकंड आपको समय भी देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने की संभावना भी ज़्यादा है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है इसको देखिए। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? इसका आंसर आप बताएंगे। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? फटाफट आंसर दीजिए। अब देखो मेरे प्यारे भाई थोड़ा समझने के बाद आंसर दीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। देखो इंग्लैंड से ली गई, वो ली गई संसदीय प्रणाली। अगर बात की जाए संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई ये ली गई है कनाडा से। कहाँ से ली गई? कनाडा से। मूल अधिकार जो है ये कहाँ से लिया गया, तो आप इसको भी याद रखिएगा। मूल अधिकार जो है गाइस ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। तो वही बात की जाए मूल कर्तव्य जो है मेरे प्यारे भाई ये कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया है रूस के संविधान से। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से, संघीय प्रणाली जो है गाइस ये कहाँ से, तो कनाडा से। मूल अधिकार जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से। तो वही मूल कर्तव्य जो है यह रूस के संविधान से लिया गया है। अगला आपके सामने कि भारत में प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि कौन से कालानुक्रम सही दिए गए हैं प्रधानमंत्री के तौर पे।
और पहला गाइस देखो, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह। अब आप पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले प्रधानमंत्री बने वो बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद बनी गाइस इंदिरा गांधी, उसके बाद मोरारजी देसाई और उसके बाद चौधरी चरण सिंह। मतलब कहा जाए तो 2 1 3 4 जो भी यहाँ पर ऑप्शन है 2 1 3 4, मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो भी बता रहे हैं प्यारे भाई मित्र, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला कि एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्ति कर सकता है। गाइस अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र लाइक जरूर कर देंगे। देखो क्वेश्चन भले ही आपको टफ लग रहे हों, लेकिन ये बात आप समझ लो कि इसी लेवल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना भी ज़्यादा होती है, इसी प्रकार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है। ओके, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को जरूर पढ़ा करें और हो सके तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपके सामने लाए गए हैं हर एक क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। ओके, तो गाइस अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र लाइक जरूर कर देंगे। जो चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो है, हर एक नई वीडियो की अपडेट जो है वो आपको टाइम टू टाइम मिला करे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको बेनिफिट मिला करे। देखो एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर व्यक्ति गाइस उतने विकल्प जितने चुनाव प्रत्याशी में है उतने मतदान कर सकता है। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का क्या अर्थ है। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा होती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा, शून्य काल का अर्थ है गाइस वो है प्रश्न काल, और अगली कार्यसूची के बीच में जो समय होता है उसे कहा जाता है शून्य काल, या कहा जाए तो 0 आवर। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गाइस यहाँ पर जो ये आत्मकथा है द इंडियन स्ट्रगल, इसके लेखक कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, जो द इंडियन स्ट्रगल नामक आत्मकथा है इसको 1998 यानी 1998 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने पब्लिश किया था, और इसके लेखक कौन है, वो हैं सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है, क्वालिटी इसकी इंपॉर्टेंट वाली है, तो इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर लें, पेन डाउन कर लें। अगला कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। देखो गाइस जो हीमोग्लोबिन है इसका कार्य होता है वो है गाइस शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना या ऑक्सीजन ले जाना। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ले जाना। जो भी यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक है। दैट मीन्स ये वह कि मलेरिया रोग का जो गाइस होता है ये कैसे होता है, मादा एनोफ्लीस से या शीशी मक्खी से, बालू मक्खी से, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप बताएंगे गाइस, ये आपके आरआरबी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर आप बताएंगे, फटाफट आंसर दीजिए। रेलवे ग्रुप डी में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। देखो मलेरिया रोग की परजीवी का वाहक है गाइस वो है मादा एनोफ्लीज मच्छर। मादा एनोफ्लीज मच्छर है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि आवृत्ति का मात्रक है। फ्रीक्वेंसी का गाइस जो मात्रक है ये क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या है, इसका आंसर आप सभी को बताना है। देखो गाइस जो आवृत्ति है इसका मात्रक होता है वो होता है हर्ट्ज, जिसे हम HZ से प्रदर्शित करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका हर्ट्ज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला कि चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीक विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीक विश्वविद्यालय कहाँ है। तो देखो गाइस चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीक विश्वविद्यालय कहाँ पर है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो भी बता रहे हैं कानपुर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कहाँ कृषि विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कहाँ कृषि विश्वविद्यालय है।
राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा फैजाबाद, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। अगला कि लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कब की गई? लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कब की गई, इसका आंसर आपको बताना है। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक एंड शेयर करने की कोशिश करें। जितना आप क्लास को सपोर्ट देंगे उतनी बेहतरीन आपको क्लासेस मिल पाएंगे। डेली आपको बिल्कुल बेहतरीन और लाजवाब क्लास मिल पाएगी, लेकिन कब? जब आप क्लास को सपोर्ट करेंगे, लाइक एंड शेयर करते रहेंगे तब। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करते रहिएगा। देखो गाइस, कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना जो है ये 1911 में की गई, या कहा जाए 1911 में की गई। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1920 ईस्वी में भारतीय कला परिषद की स्थापना कहाँ की गई? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 1920 में भारतीय कला परिषद की स्थापना कहाँ की गई? सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा बनारस, या फिर कहा जाए तो वाराणसी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट भाषा का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ पर आपको गाइस जो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिए गए हैं, आपको यहाँ पर मिलान करना है और उसके बाद सही आंसर बताना है। देख लो यहाँ पर और इसको देख लो। इसके लिए 5-6 सेकंड का समय भी ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दीजिए। अब देखो मेरे प्यारे भाई, पहली बात तो देखो कनक भवन। कनक भवन कहाँ पर होगा? ये होगा आपका अयोध्या में, बिल्कुल सही है। फिर देखो गाइज, जो यहाँ पर कादमगीर पर्वत है ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा ये है चित्रकूट में। फिर देखो गाइज, जो कलिंजर दुर्ग है ये कहाँ पर है? तो ये है बांदा में। और जो देवा शरीफ का मेला लगता है इसका गाइज कहा जाए तो देवा शरीफ का जो गाइज मंदिर है या मकबरा है ये कहाँ पर है? तो ये है बाराबंकी में। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा 4-3-2-1। 4-3-2-1 मतलब कहा जाए मेरे प्यारे भाई तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1947 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन किस सरकार में हुआ था? इसका आंसर आप बताएंगे। वर्ष 1945 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन जो है यह किस सरकार में हुआ था? यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा जनता पार्टी की सरकार में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला कि पुलिस विभाग के प्रधान अधिकारी कौन होते हैं? अब वैसे तो आप जानते हैं पुलिस विभाग के प्रधान अधिकारी होते हैं पुलिस महानिदेशक, लेकिन अगर कहा जाए मेरे प्यारे भाई तो उसको कहा जाए तो पोस्ट जो होता है मेरे प्यारे भाई या उनका जो पद है वो होता है डीजीपी, है ना। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डीजीपी जो होते हैं ये पुलिस विभाग के एक प्रधान अधिकारी होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन नंबर ए, डीजीपी। अगला आपके सामने, यदि आपके पड़ोस के मकान से आधी रात में चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है और फायर भी किया गया हो तो आप क्या करेंगे? इसको गाइज क्वेश्चन जो है ये इस तरीके से यूपी पुलिस में तो जरूर देखने को मिलते हैं, भर भर के क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, तो समझने के बाद आंसर दीजिएगा। अब पहला देखो क्वेश्चन पहले ढंग से पढ़ो। यदि आपके पड़ोस के मकान से आधी रात में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं तो और फायर भी किया गया तो आप क्या करेंगे? सुना अनसुना कर देंगे। भैया ये पड़ोस का मामला वो बात अलग है, लेकिन क्वेश्चन को देखने के बाद अगर आंसर की बात की जाए तो ये बिल्कुल गलत होगा। दूसरा है अपने प्राण संकट में नहीं डालेंगे। हाँ, ये भी गाइस कहा जाए तो सही है, लेकिन ऑप्शन के तौर पे और आगे दूसरा देखा जाए, तुरंत पुलिस को फ़ोन कर सूचित करेंगे। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि गाइस पहले ज़्यादा वहाँ पर शेर या बहादुरी दिखाना ज़रूरी नहीं होता है, पहले आपको पुलिस को इन्फॉर्मेशन करनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुरंत पुलिस को फ़ोन करके सूचित करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। अगला आपके सामने गाइस क्वेश्चन है कि स्वावलंबन यानी पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 32। पहले देखो स्वावलंबन पेंशन योजना। जो गाइस स्वावलंबन पेंशन योजना है यह एक वित्तीय विभाग के द्वारा शुरू की गई एक अंशदायी पेंशन योजना होती है और इसका उद्देश्य है असंगठित क्षेत्र के लोगों को अपनी स्वेच्छा यानी अपनी इच्छा के अनुसार अपनी सेवानिवृत्ति से बचने के लिए जो गाइस प्रोत्साहित किया जाता है, उसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो पहला तो महिलाओं से संबंधित है ही नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला है कि समेकित बाल विकास योजना में बालकों को कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं?
समेकित बाल विकास योजना में बालकों को कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती है? देखो, निःशुल्क शिक्षा भी दिया जाता है, पौष्टिक आहार, टीकाकरण भी करवाए जाते हैं। मतलब यहाँ पर ऑल ऑफ दीज यानी ऑप्शन डी ये सभी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप को क्या कहा जाता है? वैसे भी आप गाइस हमेशा करते रहते हैं और इस समय भी आप कर ही रहे हैं। इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 34। देखो गाइस, किसी भी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप यानी कि गाइस लिखित बातचीत करना मतलब चैटिंग करना हमेशा करते रहते हो, तो चैटिंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि सबसे लंबी खाद्य श्रृंखला मिलती है घास के मैदानों में, वनों में, समुद्रों में या फिर मरुस्थल में? देखो गाइस, जो सबसे लंबी खाद्य श्रृंखला ये घास के मैदानों में देखने को मिलेगी। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? लगभग सभी जानते होंगे, इजी क्वेश्चन है और जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36। देखो गाइस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, ये मनाया जाता है 8 मार्च को। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। अगला कि नीली क्रांति जो है यह किससे संबंधित है? नीली क्रांति जो है ये किससे संबंधित है? देखो गाइस, यहाँ पर दूध उत्पादन से संबंधित है, ये हो जाएगी आपकी श्वेत क्रांति। आलू उत्पादन से है भैया, ये है गोल क्रांति। और नीली क्रांति है ये है गाइस मत्स्य उत्पादन या फिर कहा जाए तो मछली उत्पादन से। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका मत्स्य उद्योग से। जो भी यहाँ पर डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये रहा आपके सामने, इसका आंसर पीडीएफ के साथ मिलेगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? कुछ ऐसे प्यारे भाई बहन हैं जिनके मन में डाउट है तो देख लो, पीडीएफ जो है गाइस ये आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय एडमिन से, टेलीग्राम पर जाकर के आप सर्च कर लेना, यहीं पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। क्लास कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने मित्र तक शेयर भी कर दीजिएगा। और गाइस एक बात आप जरूर याद रखिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको बेनिफिट मिला करे। कोई भी क्लास अपलोड हो, कोई भी नई अपडेट आए, कोई भी जॉब की नोटिफिकेशन आए तो उसकी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिला करे। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और क्लास कैसी लगी, मेहनत कैसी लगी, इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में इतना ही, मिलते हैं दूसरी नई क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।